काश जांगड़ा चैनल और एचआर क्रांति न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने नमस्कार। फिलहाल आप बैठे हैं कुलदीप भाई के पास। तब ने मामला देखा होगा, शुरू है वीडियो में देखा होगा। आज भी एक वीडियो डाल रखी है, जो वो लड़की है जो रितु नाम है, रितु नाम था नहीं उसकी, रितु नाम था जिसका, तो उसकी बोलिया जा रहा है कल गिरफ्तारी हो चुकी है। कुलदीप जी हाँ कहना है, मेरा नहीं कहना, बाकी पूछेंगे पूरी की पूरी बातचीत क्या है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार भाई। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक पीड़ित परिवार की आवाज को बुलंद करने का काम किया और कल इस मामले में जो है ना न्याय मिला। तो कुलदीप जी ये बात बताइए, कल तो हम आ नहीं पाए, कल जो सुबह से लेकर जब गिरफ्तारी तक आपने क्या दृश्य देखा वहां पे? देखिए, पिछले 5 दिन से एसआईटी के लोग हमारे को भी बुला रहे थे और जो इसमें नामजद आरोपी हैं उन परिवार को भी, रितु को भी हर रोज बुलाया जाता था और 10-11 बजे फ्री होते थे कम से कम। तो कल भी हमारे को बुलाया गया। जाति प्रमाण पत्र के तौर पर हमने जो है ना सर्टिफिकेट दिया और कुछ और भी कागजी कार्रवाई पूरी होनी थी, जिसके संबंध में हम एसआईटी के समक्ष पेश हुए। उसके बाद करीबन 3 बजे धरने पर जो है ना डीएसपी अशोक कुमार आए और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि हमने कुछ जांच कंप्लीट कर ली है, जिसमें कुछ एविडेंस मिले हैं कि लड़की का इसमें रोल है और उसको गिरफ्तार हमने कर लिया है और कोर्ट में पेश कर दिया है। तो एविडेंस के अंदर क्या क्या पेश किया आपने? देखिए, हमें तो पहले भी बता रहा हूँ कि हमारे पास जो चैटिंग थी वो पेश की है और चैटिंग तो आप शुरू से ही बता रहे हो। हाँ, ऑडियो अलग जो एक्स्ट्रा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो पेश की है। मकान मालिक ने भी अपने बयान बड़े अच्छे दर्ज करवाए हैं। मैं भी कि इसमें विटनेस था, मैंने भी अपने बयान 161 सीआरपीसी के दर्ज करवाए हैं। नरेश के पिता के बयान एफआईआर में थे। उसके अलावा जो चीजें रह गई थी हमने वो सप्लीमेंट्री दर्ज करवाई है पुलिस के सामने, एसआईटी के सामने। तो बहुत सारे तथ्य थे और तथ्यों के आधार पे ही जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई मेरे साथी न्यूज देखने वाले लिख देते हैं कि भाई दबाव में कार्रवाई हुई। किस चीज का दबाव था भाई? पुलिस पे कोई दबाव नहीं था। एसआईटी बनी हुई थी, इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही थी और एविडेंस के आधार पर ही गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है। अगर एविडेंस नहीं होते तो पुलिस को फटकार लगती कोर्ट से, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें एविडेंस होने के बाद ही रितु की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, तो आप बात करें गिरफ्तारी के बाद उनके रितु के परिवार वालों से बात हुई? नहीं, हमारी तो पहले भी नहीं होती थी। जब वो घर से आई उससे लेकर उसके बाद उनके भाइयों ने धमकी देकर ही फोन किए थे, धमकी देने के लिए ही, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने मीडिया को भी दी है, प्रशासन को भी दी है। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही प्रशासन परिजनों से कोई बातचीत नहीं हुई, कल भी कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा कुलदीप भाई, एक बात बताइए, जब सच्ची दिल था, कई भाई हैं कमेंट आने लग रहे, कमेंट मनु करने लग रहे, कुछ को नहीं है मामला सारा पीछा लेने खातर ज्यादा यहाँ धरना दे रहे। भाई पत्रकार महोदय जी, बिल्कुल क्लियर स्टैंड इसमें शुरुआती दौर से रहा है। एक भी मीडिया में कोई मेरे साथी जो कमेंट करने वाले हैं, एक भी ऐसी वीडियो बता दो कि परिजनों ने या कुलदीप बुक्कल ने ये कहा हो कि पैसे लेने हैं, प्रशासन से लेने हैं, सरकार से लेने हैं या मुख्यमंत्री राहत कोष से लेने हैं। एक भी वाइट दिखा दो। परिवार बिल्कुल फाइनेंशियली मजबूत है, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। संपन्न साधन संपन्न लोग हैं। मजबूत कैसे, क्या काम करते हैं ऐसा सुमित के पापा? देखिए, सुमित के पापा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। कई गांव में उनके जो है काम चले हुए हैं। 25-30 किलो की वो खेती भी करते हैं। उनके पास घर के ट्रैक्टर भी हैं। गांव में सर्विस स्टेशन है, रेती बजरी क्रेशर की दुकान भी है। तो फाइनेंशियली मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुमित के ताऊजी सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं, ठीक है, वो भी दिल्ली के अंदर अभी कोई जॉब कर रहे हैं। तो परिवार है ना, फाइनेंशियली मजबूत है। और हमारी मांग शुरू से लेकर आखिरी तक यही थी कि रितु की गिरफ्तारी हो। हमने पैसे से कोई लेना देना नहीं था, न कोई कंपनसेशन की जरूरत, न अब है, न आगे कोई जरूरत है, और न कोई नौकरी की हमारी मांग थी। जो साथी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं उन्हें सोच समझकर अपनी बात रखनी चाहिए। तो सारी वीडियो देख ले, आपकी नहीं कह रहा मैं, जो चैनलों ने कवरेज की है धरने पे, एक भी मेरे को दे दें, मैं उनका चोर। तो जो सुमित के पापा जी आज कहाँ पे? अभी हम हिसार में ही हैं, कोर्ट में आए हुए हैं। कुछ इसमें जो लीगल प्रोसेस है वो करेंगे और एडवोकेट साथियों के साथ हमारी आज मीटिंग है और उनके पिताजी यही हैं, हिसार में ही हैं। अच्छा जी, एक बात और मेरे को जाननी थी जी, जिस प्रकार से आपने देखा वह सुमित है, जैसे वीडियो में लगातार देखा, सविता जी भी कहने लग रही है वह जो वो लड़की थी, उस लड़की ना मतलब फाइनेंशियली तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा था सुमित को।
यही कहना था। लेकिन अगर उसके पापा जी, सुमित के पापा जी उसको पैसे दे देते थे और उस रितु को भी मिलते थे पैसे, तो फिर कैसे बोल सकते भाई, जब उसकी जो चीजें हैं वो पूरी हो रही थी, तो हम कैसे कह सकते इसके अंदर वो फाइनेंशियली तरीके से उसको जैसे टॉर्चर करना चाह रही थी। देखिए मैं इसको डिफाइन करूंगा बड़े अच्छे तरीके से। रितु घर से जाती है 10 अप्रैल को, 2 सूट लेकर वो आती है। सुमित लड़का उसको रेड सकेर मार्केट में एक पीजी में रखता है। उनकी शादी होती है 11/6 को। 10 अप्रैल को घर से लड़की भागती है, शादी करते हैं 11/6 को। उस दौरान सुमित ने लाखों रुपए निकाले घर से। उसके बाद भी 11/6 के बाद भी उसने उसको वहां छोड़ दिया, क्या बोलते हैं, जिस पीजी में वो रहती थी। और दिन में उसके पास जाता था, रात को घर आता था। घर में जो पैसे रखे होते थे ना, देखो ठेकेदार है 5-10 लाख रुपए रखे रहते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। सुमित का निकालने का जो तरीका था, 2000 किसी गड्डी में से, 3 किसी में से, मैं पहले भी ये बातें मैंने बताई है आपको, तो लाखों रुपए उसको देता था। उसके जो खर्चे थे, उनकी जो शॉपिंग करने की जो उसके अंदर बीमारी थी, तो उस समय लाखों रुपए सुमित से उसने मंगाए। सुमित घर से भाग जाता है 9/7 को। देखो 10 तारीख को आई थी, 11/6 को शादी हुई थी, 9/7 को सुमित घर से भाग जाता है 1.5 लाख रुपए लेके और 2 टूम लेके, जिनकी कीमत 1.25 लाख रुपए लगभग थी। और 15 जुलाई को हमने वो मिल जाते हैं भिवाड़ी की डिफेंस कॉलोनी में, एक रेंट का उन्होंने कमरा लिया हुआ था। तो वहां पर हमें मिले तो उनके पास 35,000 रुपए बचे हुए थे। रात को ही हमारे साथ पुलिस वाले भी थे, लोकल पुलिस भी थी और भी अन्य साथी थे, तो हम उनको बैठा के ले आते हैं घर पे, उनसे बातचीत करते हैं। पुलिस का साथ में ले जाने के कारण उनको डर था किसी चीज का? नहीं, उनको नहीं, हम लेके गए थे ना भाई। देखो हमने 340 का पर्चा दर्ज करा रखा है कि हमारा लड़का गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है भाई, गुम हो रहा है। तो जब हमें वो मिल गया तो पुलिस को तो बुलाएंगे, जियो सुमित मिल गया है और आप अपनी कार्रवाई करो, मुकदमा भी निपट जाएगा। तो पुलिस इसलिए थी वहां। तो हम सुमित और को लेके आए, रात को 11-12 बजे के आसपास पहुंचे तो उनके पास 35,000 रुपए बचे हुए थे, क्योंकि 1.5 लाख जो रुपए ले गया था ना सुमित, उसमें से 35 बचे हुए थे। और उनसे जो 35, 1.5 में से 35 बचे हुए थे, बाकी का उसने एक तो सोफा सेट, एक डबल बेड, एक एसी, एक अलमारी, एक शीशा, इस तरह की कुछ चीजें खरीद रखी थी। जो कि उसके बाद हमने 23 तारीख को यहाँ मकान ढूंढा अमरदीप कॉलोनी में, और 2 मजदूर यहाँ शीशे गाड़ी की और उनका यहाँ लेके आए। ये चीज उसने खरीद रखी थी क्या? उसने, सुमित जो पैसे ले गया था उसने खरीद रखी थी। और मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि सुमित पैसे क्यों मांगती थी जब उनको खर्चा मिलता था। जब हमारे को मिले कि हमें पता लगा भाई सुमित अकेला नहीं है, घर से भाग गया है, इसने तो शादी कर रखी है, उस लड़की को हमने अपना लिया। ठीक है भाई, कर ली शादी, कोई बात नहीं, आजकल बच्चे कर लेते हैं और सहमत हैं हम। तो उससे पहले सुमित घर से लाखों रुपए लेके जाता था, तो वो हर रोज शॉपिंग करती थी, घर खाना बनाना नहीं और नहीं सारी चीजें जो बाद में निकल के आई। उसके बाद हमने जब यहाँ कमरा दिलवाया तो हमने उनको बैठ के समझाया कि भाई आप लोग या तो कुछ काम कर लो। काम भी हमने सप्रा हॉस्पिटल में उनके लिए देखा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो हमने कहा भाई तुम पढ़ लो, और जो तुम्हारा खर्चा है यहाँ, चाहे रेंट की बात हो, चाहे दूध की बात हो, चाहे बाइक का तेल की बात हो, चाहे और 15,000 रुपए और खर्चा हो जाता है बच्चों का, तो 25 से 30,000 रुपए जो लिमिट सा का खर्चा परिवार ने उनका बांध दिया। तो जो रितु थी सुमित की पत्नी, उसका इनमें गुजारा नहीं हो रहा था 25-30,000 रुपए में, उनको लाखों रुपए चाहिए थे। उस सुमित के पीछे पैसे इठने के लिए ही लगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो ये सारी चीजें मीडिया को बताएगी। तो सर कुलदीप जी देखो, अब तो आप 25-30,000 रुपए बोल रहे हो, पहले वीडियो हमने बनाई जब 10,000 रुपए बोल रहे थे। नहीं, मैंने तो एक भी वीडियो में नहीं बोला कि 10,000 रुपए। मरने वाले दिन भी, जिस दिन सुमित मरा है, उस दिन भी 5,000 रुपए उसने डाले हैं। और मैंने यही कहा था कि 5-10,000 रुपए जो है ना वो खातों में डाले जाते थे, और जो मिलने आते थे तो नगद देके जाते थे। मकान मालिक इस बात की, तो मैंने खाते में बोला था, क्योंकि है ना नरेश जो है ना फोन पे इस तरह की चीजें नहीं चलाता, गूगल पे या फोन पे कोई पेटीएम। तो इनका एक पार्टनर है जुगनू गर्ग, ये उससे डलवाता था। तो 5,000 रुपए तो उन्होंने डलवाए हैं जब सुमित के साथ ये घटना हुई है 29 तारीख को। तो जब भी उनको जरूरत पड़ती थी, पापा पैसे डलवा दो, तो ये फोन पे से डलवा देते। और जब जब हम इशार आते थे तो इनसे मिलके जाते थे, इनको नगद रुपए देके जाते थे, कभी 5,000 कभी 10,000। मैंने ऐसे बोला था आपको। तो कुल मिला के महीने का इनका जो खर्च था वो 25 से 30,000 रुपए था। तो एक रिकॉर्डिंग में मैंने सुने थे, जैसे वो लड़की है बोल रही थी पापा सॉरी, इस प्रकार से, वो उसमें क्या बात थी पूरी की पूरी? मैंने नहीं देखिए, मैं बताऊं, मीडिया में हमने उसको दिया है। तो दिन जन्माष्टमी के 7 तारीख का दिन था, जन्माष्टमी वाली रात को रितु ने सुमित के साथ झगड़ा किया था।
तो वो कह रही पापा सॉरी, वो घर से निकल गया, सॉरी पापा। भी क्यों बोल रही है, क्यों झगड़ा कर रही बार बार, और आपकी कोई गलती नहीं तो सॉरी क्यों मांग रही है। देखो बार बार वो टॉर्चर करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, और पैसे नाजायज पैसों के लिए वो उसको ऊपर जो है ना दबाव बनाती थी। तो इसके टॉर्चर के चलते जातिगत ताने उसको दिए जाते थे। ये बड़े दुख का बात रही इसमें जो निकल के आई सामने। ये मकान मालिक ने ये भी बताया कि रितु ने तो मेरे को ये कहा कि मैं तो सोच रही थी ये लड़का सरदारों का है, मुझे तो शादी के बाद पता चला कि ये चमारा का है। ये भी बड़ी एक मतलब दुख की घटना है। अच्छा एक बात और बोली जावे, जैसे रिकॉर्डिंग में मैंने सुना उसके अंदर नीचे कमेंट आ रहे थे भाई इस प्रकार से, भाई ये लड़के का पापा नहीं अपने बेटे को तो बोलता बार बार बेटा, लेकिन नहीं इसको बहू को एक बार भी ये नहीं बोला बेटा, मतलब उसको बेटा नहीं। देखिए गांव की ये बड़े कमेंट करने वाले साथी जो है ना उन्हें सोच समझ कर करना चाहिए। एक गांव देहात की अगर मैं बात करूं तो आए कहा करे बहू ने, तो ससुर जो है ना जिस लैंग्वेज में बात करता है बहुत सारे बेटा नहीं कहते, बहुत सारे कहते हैं, बिरिया भी कहते हैं, आए भी कहते हैं, आए क्यों झगड़ रहे होता में। ठीक है, जो इस तरह की भाषा का मुझे नहीं लगता कि किसी एक भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सुमित के पिता की कोई असंवैधानिक या मर्यादित भाषा है उसमें, मुझे ऐसा नहीं लगा। और अब दोबारा अगर कोई अच्छे उसको विश्लेषण करने वाले साथी हैं तो 3-4 बार इन कमेंट करने वाले साथियों ने उसको बड़ी गहराई से सुनना चाहिए। वो शहर में रहने वाले उस प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं, गाँव में तो मुझे लगता है कि इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोई उसमें डराने धमकाने वाली भाषा नहीं थी, अमर्यादित तो उसमें शब्द और भाषा नहीं थी, कोई उसको धमकाया गया हो, आए क्यों लड़ो हो, ये कोई गंदा शब्द हो तो मुझे आप बता दो। तो अब लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप दर्शक? देखिए लास्ट में तो यही इस है, प्रकार से लव मैरिज कर लेते फिर उसके बाद डेथ भी हो जाती है, तो इसके बारे में क्या सावधान करना चाहोगे आप? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन की कार्य प्रणाली पे सवाल मैं उठाना चाहूंगा कि 15 दिन उन्होंने जांच में लगाए और एक आरोपी की गिरफ्तारी की। 3 लोग इसमें अभी पेंडिंग है, उनकी अरेस्टिंग पेंडिंग है, उनको अरेस्ट किया जाए। जल्द ही हम SIT के लोगों से मिलेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हिसार में करेंगे। तो रही बात युवाओं की, युवाओं को तो मेरा यही संदेश है कि आप जो है ना बड़े बुजुर्गों की राय के साथ, और सामने वाला जिसको आप जीवन साथी, चल लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं मैं, कोई एक लड़का की बात नहीं कर रहा, महिला को भी, लड़की को भी, लड़के को भी ये देखना चाहिए कि जिसको मैं जीवन साथी बना रहा हूँ, मेरे दुख सुख का हिस्सा बना रहा हूँ, वो सामाजिक दृष्टि से कैसा है, क्रिमिनल है या नहीं है, उसकी शिक्षा का सदर कैसा है, बैकग्राउंड उसका कैसा है। इस तरह की सारी जानकारी इकट्ठी करके और अपने दिमाग से अच्छे से विश्लेषण करके जो है ना निर्णय लेने चाहिए। दिमाग में जो कास्टिज्म का सिस्टम है वो बहुत सारे लोगों के अंदर भरा हुआ है। इस जैसे इंटरकास्ट में शादी कर लेते हैं, लड़कियों को लड़कों को जैसे मार दिया जाता है, इसमें आपको कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है? देखिए इंटरकास्ट मैरिज कोई बुरी बात नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर इसके पक्षधर रहे हैं और संविधान आजादी देता है। जाट समाज की बात करूं तो चुनाव के दौरान फायदा लेने के लिए बहुत ऐसी समाज की लड़कियों के साथ शादी करते हैं, अलग अलग तरीकों से करते हैं, बाद में उनको छोड़ भी देते हैं, रेप के केस भी होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, मैं उन पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जिनके अंदर दिमाग के अंदर जाति का कीड़ा है उन्हें निकाल देना चाहिए। मैं इंटरकास्ट मैरिज का विरोधी नहीं हूँ, न मैं महिलाओं का विरोधी हूँ। रही बात कि इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो यही युवाओं को सोच समझकर जो है ना निर्णय लेने चाहिए, और इस तरह के घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की सोच जो रखते हैं कि एक इंटरकास्ट मैरिज होगी भाई SC के लड़के के साथ होगी, हम तो जाट हैं या हम ब्राह्मण हैं, मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की जाति के लोग जो है ना अपने जो है ना शान आन बान का इशू बना लेते हैं कि हम तो इसको मार देंगे, हमारी लड़की मतलब एक SC कास्ट के लड़के के साथ शादी क्यों की है। इस तरह का माइंड में जो जहर पालते हैं उन लोगों को यही कहना है, मतलब इस जहर से बाहर निकलने के लिए थोड़ा टाइम जरूरत है, लगेगा। नहीं जरूरत है, आज निकल जाना चाहिए। 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं आज हम, और जरूरत है आज की जाति पाति को छोड़कर जो है ना एक इंसानियत की बात होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया, अपना पूरा का पूरा मामला सुन लिया है। जय हिंद, जय भारत।